टॉपिक आपका है कार्यात्मक वित्त का आशय। ध्यान दीजिए। और कार्यात्मक वित्त का आशय बोले तो आप देखो, सबसे पहले इसका 3 लेख पर फोकस करेंगे। कर, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय। मतलब कार्यात्मक वित्त का आशय 3 टर्म से है। ठीक है। अगर वित्त बोले तो पैसा है ना जी, आय हो, तो आप देखोगे कि उसमें आपको व्यय तो दिखेंगे, ऋण दिखेंगे, और आय का, सरकार का सबसे बड़ा स्रोत क्या दिखता है? तो टैक्स, कर दिखता है ना जी। तो जो भी रहे, कार्यात्मक वित्त का कोई आशय या अर्थ बोले तो 3 टर्म से आपको लेने का है। कर, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय से। आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार करारोपण का उद्देश्य, जो टैक्स लगाए जाते हैं उसका उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को कम करना। जाहिर सी बात है, आप देखोगे कि वित्त प्रबंध को बढ़ाने के लिए, वित्त प्रबंधन को सही तरीके से करने के लिए कर का लगाना बहुत जरूरी होता है। और उसका मुख्य उद्देश्य होता है मेरे जो भी आर्थिक असमानता हुई है उसको कम करना, आर्थिक क्रियाओं का नियमन करना। नियमन मतलब रेगुलेटरी करना। ठीक है। अब वहीं पर किन्स का नाम आता। लॉर्ड किन्स पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व की नीतियों द्वारा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, लॉर्ड किन्स पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व की नीतियों द्वारा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित किया जा सकता है। किन्स के पश्चात प्रोफेसर लर्न ने इस विचार को एक आधुनिक रूप प्रदान किया। याद रखोगे, किन्स के पश्चात, तो किन्स सबसे पहले वो अर्थशास्त्री थे जिसने इस बात पर जोर दिया। किस बात पर? कि राजस्व की नीतियों द्वारा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, किसी तरह का अगर नीति अगर हम लोग लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक क्रियाओं को भी वो प्रभावित करता है। अब किन्स के पश्चात नाम आ गया प्रोफेसर लर्न का। इन्होंने इस विचार को एक आधुनिक रूप प्रदान किया। लर्नर ने, ठीक है, तो लर्नर ने क्या किया? आधुनिक रूप प्रदान किया। और प्रोफेसर लर्नर का कहना था कि जिस ढंग से सार्वजनिक वित्तीय उपाय समाज में कार्य करते हैं उसे कार्यात्मक वित्त कहते हैं। ठीक है। तो कार्यात्मक वित्त किसे कहते हैं? मतलब जो सीधी सी बात है कि सार्वजनिक वित्तीय उपाय जो जिस तरह से समाज में काम करते हैं, तो समाज में क्या काम करते हैं? कर को लेकर, ऋण को लेकर, व्यय को लेकर, आर्थिक असमानताओं को कम करना, आर्थिक क्रियाओं को नियमन करना। तो ये सारे क्या हो गए? कार्यात्मक वित्त, है ना जी। उनका मानना है कि राजकोषीय कार्यवाहियों की जांच केवल उनके प्रभाव द्वारा ही की जानी चाहिए। ठीक है। अब क्या है कि जिस विधि के द्वारा अर्थव्यवस्था के राजकोषीय कार्यवाहियां क्रियाशील रहती है उसी को प्रोफेसर लर्नर ने कार्यात्मक वित्त का नाम दिया, है ना। तो प्रोफेसर ने क्या कहा? जो क्रियाशील रहती है, जो कार्यवाही क्रियाशील रहती है वही कार्यात्मक वित्त है। अभी आप देखो, जब भी पंचवर्षीय योजना, अब तो नीति योजना हो गया, नीति आयोग हो गया, जब भी कुछ आप देखोगे लाने का काम किया, कहीं ना कहीं उसमें वित्त देखोगे। वित्त पे वर्क जरूर होगा, मतलब वित्त पे कार्य जरूर होगा। वित्त को लेकर कार्य होगा, मतलब कार्यात्मक वित्त। वो क्रियाशील जरूर से जरूर दिखेंगे, भले कम हो अधिक हो, लेकिन दिखेंगे, जरूर दिखेंगे। ठीक है। आज राज्य के सामने अनेक उद्देश्य है ना, जो कि पंचवर्षीय योजना में या कोई भी योजना में दिखेंगे। जैसे बेरोजगारी दूर करना। अब पंचवर्षीय योजना में क्या, आप समाज में घूम के देखोगे तो आपको दिखेंगे जो राज्य अर्थात सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। बेरोजगारी दूर करना, सार्वजनिक कल्याण की योजनाएं बनाना, आखिर समाज का कल्याण कैसे हो, उन पर व्यय करना, यातायात के साधनों का विकास करना, निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योगों में गति प्रदान करना, वितरण की असमानता को मिटाना। तो बताइए, क्या कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारी नीति देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं आप देखोगे सुधार भी देखने को मिल रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
वित्त की सहायता ली जाती है। बिना वित्त का तो कुछ नहीं भैया, फाइनेंस का। जिन साधनों का प्रयोग इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, ये कार्यात्मक वित्त के अंतर्गत आते हैं, है ना। जो भी साधन का प्रयोग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करना होता है, उसका मुख्य उद्देश्य उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। कर है, ऋण है, व्यय है, बताइए। तो कर को लेकर अगर चर्चा करें तो कार्यात्मक वित्त के अंतर्गत करों को लगाने का मुख्य उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कुछ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी करना है। सिर्फ अगर आप बोलते हो कि आय प्राप्त करना है तो नहीं, आय प्राप्त नहीं करना, बल्कि जो आय हो रहा है उससे समाज के उद्देश्यों की पूर्ति करना है। बात को समझिए क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरली लोग बोल देते हैं कि सरकार का मुख्य इनकम तो क्या भैया टैक्स है। अरे वो टैक्स क्यों है, ये देखिए हमारे समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही तो है। करारोपण के द्वारा आय की असमानता को दूर किया जा सकता है, आय के असमानता को दूर किया जा सकता है। जब मुद्रास्फीति की स्थिति हो तो कर लगाकर अतिरिक्त क्रय शक्ति में कमी आ सकती है। मुद्रास्फीति की स्थिति हो तो कर लगाकर क्रय शक्ति में कमी आ सकती है। इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। कार्यात्मक वित्त के कारण ही करारोपण अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और ऋण की अगर बात करेंगे तो कार्यात्मक वित्त यह भी स्पष्ट करता है कि ऋण से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है ना जी। अब वहां पर आप देखो ऋण क्यों दिए जाते हैं, ताकि आप अपना सुधार कर सके, आप अपना व्यवसाय बढ़ा सके, इसलिए ना जी। अगर आपका अगर समाज में रहने वाले लोग अगर सब ये करने लगे तो सरकार का बर्डन कम होगा कि नहीं, और कम होगा तो कहीं ना कहीं और भी जगह सरकार उन वित्त का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथ ही यह बताता कि ऋण का उपयोग कब और कैसे किया जाए। सार्वजनिक व्यय, यदि लोक व्यय से अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहे हों तो सार्वजनिक व्यय होने चाहिए, अन्यथा नहीं। अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहे हों तो सार्वजनिक व्यय होने चाहिए, अन्यथा नहीं। कार्यात्मक वित्त की सहायता से सार्वजनिक व्यय को उपयोगी बनाया जा सकता है। कार्यात्मक वित्त की सहायता से सार्वजनिक व्यय को उपयोगी बनाया जा सकता है। क्या जी, आप जो भी देखो लोगों का जो खर्चा है उससे अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, मतलब सही है तो ठीक है, और नहीं वो भी फोकस करना है। अच्छा, सार्वजनिक व्यय को उपयोगी बनाया जा सकता है। जो भी खर्च हो रहे वो उपयोगी होना चाहिए। नहीं, आपका जब बाइक से काम हो जा रहा है तो झूठ मूठ फैशन के दौर में दिखावा के चक्कर में कार आप ले लेना, वो आपका व्यय नहीं विलासिता कहलाता है। नहीं, आपका जब काम हो जा रहा तो फिर झूठ मूठ का। अच्छा, अर्थात उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजप्शन, रोजगार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि संभव है। तो सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास को चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। तो कार्यात्मक वित्त इस विचार पर आधारित है कि बजट स्थिरता, बोले तो बजट स्टेबिलिटी के साथ पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने तथा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। इस विचार के अनुसार लोकवित्त मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के मूल कारण को दूर करता है, जिससे आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कायम रहती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोफेसर लर्नर ने सुझाव दिया कि कार्यात्मक वित्त के अंतर्गत सरकार की क्रियाओं के लिए निम्न नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो किस तरह का नियमों का पालन किया जाना चाहिए, आइए फोकस करते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि पहला, राज्यों को सबसे पहली जिम्मेदारी यह है, राज्य को सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि वह खर्च को इस प्रकार नियमित और नियंत्रित करे जी, है ना। आप देखोगे हमारे पास अगर इनकम नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है, दोनों कुछ देखना पड़ता है। एगो इनकम नहीं है और जरूरत है, क्या कर भैया, लेना है। और इनकम है और जरूरत नहीं है
तो कोई जरूरत नहीं है लेने का। लेकिन लोग वहाँ विलासिता के रूप में भी ले लेते भैया, मतलब लोगों को खर्च करना थोड़ा अच्छा लगता है ना, खर्च करना अच्छा लगता है। अब इनकम नहीं है और खर्च भी नहीं है, अब फिर भी लिया तो अब क्या बोलोगे। तो नियमित तथा नियंत्रित करें सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति प्रचलित मूल्यों पर ही पूरी तरह खपत की जाए। खर्च की मात्रा अधिक होने पर मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। खर्च की मात्रा अगर अधिक हो गया तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा जी। यदि कम हुई तो मुद्रास्फीति और उसके परिणाम क्या होंगे, तो बेरोजगारी उत्पन्न होंगी। तो आप देखोगे नेक्स्ट